जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। ये टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, चूँकि इस टॉपिक से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देखेंगे ये जो 1857 का विद्रोह है, इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो 1857 के विद्रोह का हम अध्ययन करते हैं, इस 1857 के विद्रोह का अध्ययन लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश दस्तावेजों पे आधारित है। इसको ध्यान रखेंगे कि जो हम 1857 के विद्रोह का अध्ययन करते हैं, ये भारतीय नहीं बल्कि लगभग पूरी तरह से ब्रिटिश दस्तावेजों पे आधारित है। और जो पश्चिमी इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन लोगों ने इस 1857 के विद्रोह के तथ्यों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की ताकि भारतीयों को हर स्तर पे गलत सिद्ध किया जा सके, भारतीयों को हर स्तर पे गलत दिखाया जा सके। और पश्चिमी इतिहासकारों का ये मानना है कि 1857 का विद्रोह एक पूर्व नियोजित विद्रोह था, यानी विद्रोही नेताओं ने 1857 के विद्रोह के लिए पहले से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। ये पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है। और इसका आधार क्या है? जो पश्चिमी इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये पूर्व नियोजित विद्रोह था, इसका आधार जो वो बनाते हैं, सीताराम बाबा, नाम क्या था? सीताराम बाबा। सीताराम बाबा द्वारा मैसूर के न्याय कमिश्नर एच.बी. डेवर्स, नाम था एच.बी. डेवर्स। सीताराम बाबा द्वारा मैसूर के न्याय कमिश्नर कौन थे? एच.बी. डेवर्स। और इन्हीं एच.बी. डेवर्स के समक्ष दिया गया वह बयान था जिसके आधार पे पश्चिमी इतिहासकार 1857 के विद्रोह को पूर्व नियोजित बताते हैं। और ये सीताराम बाबा ने क्या बयान दिया था आप देखेंगे। सीताराम बाबा ने ये कहा था अपने बयान में कि इस 1857 के विद्रोह के लिए 1836 में ही दौलत राय सिंधिया की विधवा बैजाबाई ने विद्रोह की योजना बनानी प्रारंभ कर दी थी। याद रखेंगे, दौलत राय सिंधिया, दौलत राय सिंधिया, दौलत राय सिंधिया की विधवा थी बैजाबाई। बैजाबाई, दौलत राय सिंधिया की विधवा बैजाबाई थी, जिन्होंने 1836 में ही 1857 के विद्रोह के लिए योजना बनानी प्रारंभ कर दी थी। ये बयान किसने दिया था? सीताराम बाबा ने मैसूर के न्याय कमिश्नर एच.बी. डेवर्स के समक्ष ये बयान दिया था। और इसी बयान के आधार पे जो पश्चिमी इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये 1857 का विद्रोह पूर्व नियोजित विद्रोह था और विद्रोही नेताओं ने विद्रोह की योजना बनाने के उद्देश्य से भारत का ही नहीं बल्कि विदेशों का भी दौरा किया था विद्रोह की योजना बनाने के उद्देश्य से। और उन्होंने लिखा है कि नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीम उल्ला ने सतारा के रंबोजी बाबू, याद नाम रखेंगे, रंबोजी बाबू, रंबोजी बाबू, रंबोजी बाबू के साथ अजीम उल्ला कौन थे? नाना साहब के प्रधानमंत्री थे। नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीम उल्ला ने सतारा के थे रंबोजी बाबू, इनके साथ मिलके रूस, तुर्की और मिस्र की यात्रा भी की थी विद्रोह की योजना बनाने के उद्देश्य से। ये भी पश्चिमी इतिहासकार लिखते हैं और कहते हैं कि लखनऊ की विद्रोही नेता जो थी बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बेगम हजरत महल ने। और पश्चिमी इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि लखनऊ की विद्रोही नेता बेगम हजरत महल ने अपने वकील या प्रधानमंत्री अली नबी, वकील या प्रधानमंत्री कौन थे बेगम हजरत महल के? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो क्या बताएंगे? अली नबी। बेगम हजरत महल ने, लखनऊ की विद्रोही नेता बेगम हजरत महल ने अपने वकील या प्रधानमंत्री के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाने के उद्देश्य से भारत का भ्रमण किया था। ये पश्चिमी इतिहासकार लिखते हैं। और पश्चिमी लेखकों ने ये भी लिखा है कि नाना साहब के गुरु गुरुदास बाबा के नेतृत्व में
चपातियों और कमल के फूलों का वितरण विद्रोह की योजना के तहत किया गया था। याद रखेंगे, नाना साहब के गुरु का नाम क्या था? गुरुदास बाबा। तो नाना साहब के गुरु गुरुदास बाबा के नेतृत्व में चपाती यानी रोटी होता है, चपातियों और कमल के फूलों का वितरण विद्रोह की योजना के तहत किया गया था। और एक अंग्रेज लेखक हैं सर जॉन के ने लिखा है कि विद्रोह की योजना 1857 की वर्षा ऋतु के पहले ही तैयार कर ली गई थी। कथन याद रखेंगे, सर जॉन के ने क्या कहा है? विद्रोह की योजना 1857 की वर्षा ऋतु के पहले ही तैयार कर ली गई थी और इसके लिए अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली के लाल किले में विद्रोही नेताओं की एक बैठक होती है और विद्रोही नेताओं की इस बैठक में विद्रोह की तिथि 31 मई निर्धारित की जाती है। याद रखेंगे, ये सर जॉन के का कथन है कि विद्रोह की योजना 1857 की वर्षा ऋतु के पहले ही तैयार कर ली जाती है और इस योजना के लिए विद्रोही नेताओं की बैठक दिल्ली के लाल किले में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में होती है और वहां पे तिथि क्या निर्धारित की जाती है विद्रोह के लिए? 31 मई 1857 निर्धारित की जाती है। लेकिन इस तिथि से पहले ही विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हो जाता है। ये जो बहादुर शाह जफर हैं ये अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बहादुर शाह द्वितीय थे ये जफर उपनाम से शायरी लिखते थे, इसीलिए इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा ये भी जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो क्या बताएंगे? बहादुर शाह जफर थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पश्चिमी इतिहासकारों ने किस प्रकार से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश की ताकि 1857 के विद्रोह को पूर्व नियोजित दिखाया जा सके, ताकि भारतीयों को पूरी तरह से गलत सिद्ध किया जा सके, भारतीयों को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने उन्हीं ब्रिटिश दस्तावेजों का पुनः बारीकी से अध्ययन किया और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया और भारतीय इतिहासकारों ने बताया कि 1857 के विद्रोह के लिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों के साथ साथ सैनिक कारक भी मौजूद थे। याद रखेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों के साथ साथ एक कारक कौन सा मौजूद था? सैनिक कारक। जो 1857 का विद्रोह होता है उसके लिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों के साथ साथ सैनिक कारण भी मौजूद था, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह होता है। यही वास्तविक कारण भी था। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखें तो बेलोजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति ये भारतीयों के आक्रोश और असंतोष का कारण बनती है। चूँकि ये जो दोनों नीतियाँ थीं, इन नीतियों के तहत भारतीय राज्य क्षेत्रों पे अन्यायपूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया जाता है। डलहौजी की हड़प नीति और बेलोजली की सहायक संधि के तहत ये जो हड़प नीति थी डलहौजी की, इस हड़प नीति में कहा गया था कि वो भारतीय शासक, वो भारतीय राजा जिनकी खुद की संतान नहीं है, वो किसी दत्तक पुत्र को लेके उसको अपना वारिस नहीं बना सकते। यानी यदि कोई शासक या कोई राजा जिसके कोई संतान नहीं है और वो किसी को गोद लेता है, किसी बच्चे को गोद लेता है, तो उस गोद लिए गए बच्चे को उस राजा या शासक की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा, कोई हिस्सा उसको नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी, उस पर ब्रिटिश का कब्जा हो जाएगा उसकी मृत्यु के बाद। जिसके वजह से देखेंगे इसी हड़प नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्रों पे ब्रिटिशों ने अपना अधिकार कर लिया अन्यायपूर्ण तरीके से। डलहौजी की हड़प नीति और ये जो सहायक संधि की नीति थी, इसके तहत भी भारतीय राज्य क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया, जिसके वजह से जो भारत की जनता थी वो आक्रोशित थी और असंतोष उसमें व्याप्त था। और अगर भारतीय मुसलमानों की बात करें तो आप देखेंगे तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की
कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा और जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको शहजादा कहा जाएगा। उनके उत्तराधिकारी क्या कहे जाएंगे? शहजादे कहे जाएंगे। और मुगलों को लाल किला भी खाली करना पड़ेगा। ये किसने घोषणा की? कैनिंग ने घोषणा की थी, जिसके वजह से भारतीय मुसलमान भी अत्यधिक नाराज थे। क्योंकि जो भारतीय जनता थी वो थोड़ा सा परंपरागत सोच की थी। वो जिसको अपना राजा देखती चली आ रही थी, जिसको शासक देखती चली आ रही थी, उसी को वो शासक देखना चाहते थे। और ये जो ब्रिटिशों की प्रशासनिक भेदभाव की नीति थी, ये भी भारतीयों के आक्रोश और असंतोष का कारण थी। प्रशासनिक भेदभाव यानी प्रशासन में, चाहे वो सैनिक प्रशासन हो चाहे असैनिक प्रशासन हो, सैनिक और असैनिक प्रशासन दोनों में जो उच्च पद थे वो ब्रिटिशों के लिए आरक्षित थे, जबकि निचले पदों पे ही भारतीयों को रखा जाता था, भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। जिसमें आप देखेंगे कि अगर सैनिक प्रशासन देखें तो सैनिक प्रशासन में सूबेदार से ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था और असैनिक प्रशासन में सदर अमीन से ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। और इतना ही नहीं, भारतीयों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था कि समान पद पे कार्यरत ब्रिटिश और भारतीय एक साथ यात्रा भी नहीं कर सकते थे। इतना ज़्यादा प्रशासनिक भेदभाव और रंगभेद की नीति यहाँ पे ये लोग लागू किए हुए थे, जिसकी वजह से भारतीय पूरी तरह से असंतुष्ट थे, आक्रोशित थे, उनके अंदर गुस्सा व्याप्त था पहले से। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सैनिक प्रशासन में भारतीयों को सबसे उच्च पद कौन सा दिया जाता था? तो क्या बताएंगे? सूबेदार का पद। सैनिक प्रशासन में इससे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। और असैनिक प्रशासन में भारतीयों के लिए सबसे ऊंचा पद कौन सा था? सदर अमीन का, जबकि ये बहुत ऊंचा पद नहीं होता। और इससे जो बड़े बड़े पद थे उन सब पे केवल ब्रिटिश ही रहते थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिशों ने भारत के धार्मिक और सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिसके वजह से भारतीय और भी ज़्यादा आक्रोशित हो उठे, और भी ज़्यादा असंतुष्ट हो गए, और भी ज़्यादा उनमें गुस्सा व्याप्त हो गई थी, जिसके वजह से ये 1857 का विद्रोह होता है। अब सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो 1829 में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस नियम के तहत सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। याद रखेंगे, नियम कौन सा था? नियम 17। यही प्रश्न पूछा जाता है और हमने 17 ऐसे नहीं लिखा, चूँकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी में ही पूछा गया था, ठीक, रोमन अंक में। तो याद रखेंगे, नियम 17 के तहत 1829 में 1829 में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और 1856 में डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया जाता है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और लॉर्ड कैनिंग ने इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? तो क्या बताएंगे? डलहौजी के द्वारा पारित किया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1856 में। और लागू किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी खूब पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे, ये जो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, और 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे लागू किया गया। इसको भारतीयों ने अपने समाज और धर्म में हस्तक्षेप माना। और 1885 ईस्वी में देखेंगे, लेक्स लोकी कानून पारित किया जाता है। लेक्स लोकी कानून को आप कह सकते हैं धर्म परिवर्तन करने का कानून। चूँकि ये जो लेक्स लोकी कानून था, इस कानून में ये कहा गया था कि धर्म परिवर्तन करने वाले भारतीयों को उनके पैतृक संपत्ति से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे भारतीय जो भारतीय धर्म को छोड़ के
बल्कि ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, उनको उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही वो दत्तक पुत्र क्यों ना हो, भले ही वो गोद लिए गए पुत्र क्यों ना हो। ये किसमें कहा गया? 1850 में पारित किए गए लेक्स लोकी कानून के तहत। इसीलिए इस लेक्स लोकी कानून को भारतीयों ने ईसाई बनाने का षड्यंत्र माना। इस लेक्स लोकी कानून को ईसाई बनाने का षड्यंत्र भारतीयों ने माना और भारतीयों को लगा कि इनके तहत, इन नियमों के तहत भारतीय संस्कृति पे, भारतीय धर्म पे आघात किया जा रहा है और नए धर्म का प्रचार प्रसार ये लोग कर ही रहे थे और ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है 1850 का लेक्स लोकी कानून। और आप देखेंगे अन्य सभी वर्गों के साथ साथ जो सैनिक वर्ग था वो भी ब्रिटिशों से अत्यधिक आक्रोशित था, अत्यधिक नाराज था, क्योंकि सैनिकों को अपने जाति व धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह रखने और तिलक आदि लगाने पे, जैसे तिलक लगाना हुआ, कड़ा पहनना हुआ या कलावा बांधना, चूनी रखना, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके वजह से भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया था। क्योंकि भारतीय कोई भी प्रतीक चिन्ह, अपने धर्म से संबंधित कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं रख सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1849 ईस्वी में पंजाब के जो सिख थे उनको बाल कटाने और जातिगत चिन्ह रखने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। याद रखेंगे 1849 में पंजाब सिखों को बाल काटने और जातिगत चिन्ह रखने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पता है कि जो सिख होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, बाल में भी बांधते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं, तो इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके वजह से जो सिख थे, पंजाब के सिख थे, वो भी अत्यधिक नाराज हो गए थे। और 1854 में पोस्टल अधिनियम पारित किया जाता है और इस पोस्टल अधिनियम के तहत भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली मुफ्त डाक सुविधा को बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से भारतीय सैनिकों को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और भी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं। याद रखेंगे ये पोस्टल अधिनियम कब पारित किया जाता है? 1854 में। और इस पोस्टल अधिनियम के तहत भारतीयों को दी जाने वाली मुफ्त डाक सुविधा को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भारतीय असंतुष्ट होते हैं। और 1856 ईस्वी में अवध का विलय भी कर लिया जाता है। याद रखेंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि अवध का विलय कब किया गया? 1856 ईस्वी में किया गया। आप देखेंगे अवध का विलय, ये भी अन्यायपूर्ण तरीके से अवध का विलय किया जाता है और अन्यायपूर्ण तरीके से 1856 में अवध का विलय कर लिए जाने के कारण ब्रिटिशों की तीनों बटालियनों में सबसे ज़्यादा बंगाल बटालियन के सैनिक नाराज होते हैं, सबसे ज़्यादा बंगाल बटालियन के सैनिक आक्रोशित होते हैं। आप देखेंगे भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेज़ों की, ठीक, 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक तो ये पश्चिम बंगाल में थी, यानी बंगाल तत्कालीन बंगाल में था, और एक मुंबई में था और एक मद्रास में था। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, इसमें अवध यहाँ पे पड़ता है, बंगाल के जस्ट बगल में अवध पड़ता है। चूंकि अवध का विलय अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया और इसी अवध प्रांत के सबसे ज़्यादा सैनिक बंगाल बटालियन में थे। याद रखेंगे, बंगाल बटालियन में सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे? अवध प्रांत के थे। इसीलिए जब अवध का विलय कर लिया जाता है अन्यायपूर्ण तरीके से ब्रिटिश राज्य में, तो बंगाल बटालियन के सैनिक सबसे ज़्यादा नाराज होते हैं। सबसे ज़्यादा क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि बंगाल बटालियन में सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे? अवध के थे। और अवध का विलय कैसे किया जा रहा है? अन्यायपूर्ण तरीके से 1856 में कर लिया जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बंगाल बटालियन के सैनिक नाराज हो जाते हैं, चूँकि बंगाल बटालियन में सबसे ज़्यादा अवध प्रांत के सैनिक शामिल रहते हैं। और 1856 ईस्वी में कैनिंग द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम को पारित किया जाता है। और ये जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था, इस सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में ये प्रावधान किया जाता है कि भारतीय सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ता दिए हुए, बिना किसी अतिरिक्त पैसा दिए हुए, बिना किसी अतिरिक्त धन के उनको समुद्र पार विदेशों में भी अपनी सेवा देनी पड़ सकती है। ये किस में कहा गया? ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में कहा गया। याद रखेंगे, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित किया गया? ये
1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया जाता है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। और इसमें क्या कहा जाता है कि भारतीयों को बिना किसी अतिरिक्त धन दिए, बिना किसी अतिरिक्त भत्ता दिए उनको समुद्र पार यात्रा करके विदेशों में भी सेवा दी जा सकती है। भारतीयों को समस्या ये नहीं थी कि उनको कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जा रहा था, समस्या ये थी कि भारतीय धर्म ग्रंथों में समुद्र पार यात्रा करना घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है कि जो समुद्र पार यात्रा करेगा वो बहुत बड़े पाप का भागीदार हो जाएगा और ऐसा करने वाले को उस समय में उसके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था। इस प्रकार आप देखेंगे जो ये 1856 का अधिनियम लाया जाता है, 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया जाता है, इस अधिनियम के तहत भारतीय धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया और इसे भारतीयों ने धर्म भ्रष्ट करने का अधिनियम बताया, धर्म भ्रष्ट करने का कानून बताया। किसको? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम को भारतीयों ने धर्म भ्रष्ट करने का कानून बताया और इसे धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र माना भारतीयों ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम को। चूंकि इसमें क्या कहा गया था कि समुद्र पार यात्रा करके सेवा देनी पड़ सकती है बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के, और समुद्र पार यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा पाप उस टाइम पे माना जाता था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया, तो भी भारतीयों के धर्म और समाज में दखलंदाजी की गई और 1856 में डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ये भी भारतीय धर्म और संस्कृति पे और समाज पे आघात किया गया। और 1850 का जो लेक्स लोकी कानून लाया गया उसमें भी भारतीय धर्म पे प्रहार करने की कोशिश की गई और पुनः 1856 का जो कैनिंग के द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया जाता है, इसमें पुनः भारतीय धर्म को टारगेट किया जा रहा था। इस प्रकार आप देखेंगे लगभग भारत की सभी जनता असंतुष्ट थी, आक्रोशित थी ब्रिटिशों की पॉलिसी से। ब्रिटिशों की जो नीति थी, जो अधिनियम लाए जाते थे, नियम या कानून लाए जाते थे, उनके धर्म, उनके संस्कृति, उनके समाज के खिलाफ लाए जाते थे। इसके वजह से सारे लोग पहले से आक्रोशित थे, असंतुष्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जिसके वजह से 1857 के विद्रोह के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो गई थी। लेकिन इस 1857 का विद्रोह कब होता है? 10 मई 1857 को मेरठ से इस विद्रोह का प्रारंभ होता है। लेकिन जो पश्चिमी इतिहासकारों ने बताया वो क्या बताया कि ये पूर्व नियोजित था। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो कारण थे ये पूर्व नियोजित नहीं थे, बल्कि ये सतत रूप से कारण बनते चले गए। इनकी नीतियों के कारण, ब्रिटिशों की नीतियों के कारण ये सारी स्थितियां बनी हुई थीं। 1857 के विद्रोह का जो मार्ग प्रशस्त किया गया वो कहीं न कहीं से ब्रिटिशों के द्वारा बनाई गई नीतियों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा किए जा रहे भेदभाव के कारण कहीं न कहीं से ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। और देखेंगे जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है, जब 1857 का विद्रोह होता है, उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चार्ल्स पामस्टन थे। पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और एकमात्र क्रांतिकारी अखबार था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान एकमात्र क्रांतिकारी अखबार आज़ाद ए पयामी था, जिसके संपादक मियाँ बेदार बख्त थे। सॉरी, यहाँ पे मया लिखा गया, ये मियाँ हैं, मियाँ बेदार बख्त थे। याद रखेंगे ये चार के चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर छोटी मोटी परीक्षाओं में, वन लाइनर क्वेश्चन में ये बार बार पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बताएंगे? पामस्टन। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और एकमात्र क्रांतिकारी अखबार था 1857 के विद्रोह के दौरान, उस अखबार का नाम क्या था? आज़ाद ए पयामी था और उसके संपादक मियाँ बेदार बख्त थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह की। आप देखेंगे जिस समय अंग्रेजी सरकार की नीतियों के कारण भारतीयों में अत्यधिक
आक्रोश और अत्यधिक असंतोष व्याप्त था, उसी दौरान सन 1856 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पे सेना में न्यू एनफील्ड राइफल को शामिल करने का निर्णय लेती है। ध्यान रखेंगे, न्यू एनफील्ड राइफल, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पे किस नई राइफल को शामिल करने का निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती है 1857 के विद्रोह के दौरान। तो क्या बताएंगे, न्यू एनफील्ड राइफल को शामिल करने का निर्णय 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पे लेती है। और आप देख रहे हैं कि 1856 तक 1857 के विद्रोह के लिए वो सभी परिस्थितियां बन चुकी थी, यानी भारतीयों में आक्रोश पहले से व्याप्त था। और ये जो न्यू एनफील्ड राइफल को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था, इस न्यू एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक था। चूंकि ये नई राइफल थी तो उसके लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक था, और इस नई एनफील्ड राइफल में नए कारतूसों की भी ज़रूरत थी, यानी नए प्रकार के कारतूसों की, जो ब्राउन बेस बंदूक में लगती थी वो नहीं, बल्कि किसी और कारतूस की ज़रूरत थी जो न्यू एनफील्ड राइफल में लगनी चाहिए थी। तो इसी न्यू एनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से और कारतूस फैक्ट्रियां स्थापित करने के उद्देश्य से आप देखेंगे डमडम, अंबाला और सियालकोट में प्रशिक्षण केंद्र और कारतूस फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं। तीनों केंद्र याद रखेंगे, डमडम, अंबाला और सियालकोट 3 स्थान थे जहां पे कारतूस फैक्ट्रियां और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। प्रशिक्षण केंद्र किसका? न्यू एनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण केंद्र। आप ध्यान देंगे कि ये भारत है और यहाँ पे आपका बंगाल था। तो पहली प्रेसिडेंसी ये थी बंगाल, जहाँ पे पड़ता था आपका डमडम, ठीक, डमडम, और डमडम ये था अंबाला, अंबाला, और सियालकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा, ठीक, सियालकोट। डमडम, अंबाला और सियालकोट में कारतूस फैक्ट्रियां और प्रशिक्षण केंद्र ब्रिटिश गवर्नमेंट स्थापित करती है, और प्रशिक्षण देना जब प्रारंभ करती है उसी दौरान आप देखेंगे कि गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों की खबर सबसे पहले डमडम छावनी में जनवरी 1857 को पहुंच जाती है। एक्चुअली ये जो नए कारतूस का प्रयोग किया जाना था न्यू एनफील्ड राइफल के लिए, इसके लिए कारतूसों को दांत से खोलना पड़ता था, मुंह से खींच के खोलना पड़ता था। और ये जनवरी 1857 ईस्वी में जब गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों की खबर सबसे पहले डमडम छावनी में पहुंचती है। डमडम छावनी आप देख रहे हैं कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में थी। डमडम छावनी उस समय का क्या था, बंगाल था। तो डमडम छावनी में पहुंचती है सबसे पहले गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों की खबर। आपको पता है कि गाय हिंदुओं के लिए वर्जित है और सूअर जो है वो मुस्लिमों के लिए पूर्णतया वर्जित है। ये किसी भी दशा में इनका सेवन नहीं किया जा सकता। हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए सूअर। और जब ये खबर डमडम छावनी में पहुंचती है तो डमडम छावनी में सबसे पहले 23 जनवरी 1857 को डमडम छावनी के कुछ सैनिकों ने कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया, प्रशिक्षण लेने से मना कर दिया, और कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कहाँ पे? डमडम छावनी में। सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे पहले खबर कहाँ पहुँचती है? डमडम छावनी में। और जो पहला विद्रोह शुरू होता है 1857 का कारतूस के वजह से, जो तत्कालीन कारण बनता है, वो 23 जनवरी को शुरू हो जाता है। पहला विद्रोह 23 जनवरी 1857 को डमडम छावनी में होता है। कुछ सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। ये सैनिक जो थे ये नए कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं। लेकिन ये बहुत छोटा विद्रोह रहता है जिसको दबा दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इस बगावत को वहीं पे दफन कर दिया जाता है, बात आगे नहीं फैल पाती। लेकिन अगले महीने आप देखेंगे 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर छावनी की 19वीं रेजिमेंट के द्वारा बगावत कर दी जाती है। ये खबर बहरामपुर छावनी में भी 26
फरवरी 1857 को पहुंच जाती है। ये जो बहरामपुर छावनी थी, ये डमडम के बगल में ही बहरामपुर छावनी बंगाल में पड़ती थी। तो बंगाल के बहरामपुर छावनी में 26 फरवरी 1857 को गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों की खबर की सूचना पहुंचती है, जिससे बहरामपुर छावनी की 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत की थी। रेजिमेंट याद रखेंगे, रेजिमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत की और इस बगावत को समाप्त करने के लिए इस 19वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, 19वीं रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। लेकिन देखेंगे अगले महीने पुनः 29 मार्च 1857 ईस्वी को यही खबर बैरकपुर छावनी में पहुंचती है और बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे। सिपाही का नाम क्या था? मंगल पांडे। और मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने इस नए कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और मंगल पांडे के नेतृत्व में अन्य सैनिकों ने 34वीं रेजिमेंट के अन्य सैनिकों ने भी बगावत कर दी। आप ध्यान रखेंगे कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था, बगावत शुरू किया था। और ये जो बैरकपुर है, ये भी बैरकपुर यहीं बंगाल में ही पड़ता है। डमडम, बहरामपुर और बैरकपुर, ये तीनों स्थान कहाँ पे हैं? बंगाल में ही, आसपास ही तीनों स्थान हैं। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे के नेतृत्व में कुछ सैनिकों ने बगावत कर दी और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। बगावत के दौरान लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार के हत्या कर दी। और एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूरसन था, जिसपे भी गोली चला दिए थे मंगल पांडे, लेकिन ये ह्यूरसन बच जाता है, मरता नहीं है। और मंगल पांडे को इसी हत्या के वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। और मंगल पांडे को फांसी की सजा जब दी जाती है, इन्हीं के साथ में ईश्वरी चंद्र पांडे, याद रखेंगे, ईश्वरी पांडे को भी फांसी दी जाती है। और ईश्वरी पांडे को फांसी इसलिए दी जाती है कि ये लापरवाही किए रहते हैं। इनको लापरवाही बरतने के आरोप में मंगल पांडे के साथ में फांसी दी जाती है। तो जो प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है वो यही पूछा गया था कि मंगल पांडे के साथ किस एक और व्यक्ति को फांसी दी गई थी? तो क्या बताएंगे? ईश्वरी पांडे को फांसी दी गई थी और वो लापरवाही बरतने के आरोप में ईश्वरी पांडे को फांसी मंगल पांडे के साथ में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दी गई थी। और ये ध्यान रखेंगे कि जो मंगल पांडे थे ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे और मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को, लेकिन 34वीं रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसको ध्यान रखेंगे कि 34वीं रेजिमेंट को जो बैरकपुर की थी इसको भी भंग कर दिया गया था ताकि विद्रोह का दमन किया जा सके, बात न फैलने पाए। लेकिन जब 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है तो 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी की 3री घुड़सवार सेना के सैनिकों द्वारा बगावत कर दी जाती है। और जो ये 3री घुड़सवार सेना के सैनिकों द्वारा बगावत की जाती है, मेरठ के सैनिकों द्वारा, इस 3री घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको गिरफ्तार करने के बाद 10 वर्ष की सजा दे दी जाती है 85 सैनिकों को। आप ध्यान रखेंगे मेरठ में कब बगावत शुरू की गई है? ये 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में बगावत शुरू की जाती है। मेरठ की 3री घुड़सवार सेना, याद रखेंगे, 3री घुड़सवार सेना के सैनिकों ने बगावत की थी सबसे पहले मेरठ में, उसके बाद और सैनिक शामिल होते हैं। तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी की 3री घुड़सवार सेना के सैनिकों ने बगावत की थी। इस 3री घुड़सवार सेना के सैनिकों में से 85 सैनिकों को गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा दे दी जाती है। लेकिन
9 मई 1857 ईस्वी को ये जो 85 सैनिक गिरफ्तार किए गए थे, इनके साथ बहुत ही क्रूर और बर्बर व्यवहार करते हुए, अमानवीय व्यवहार करते हुए इन 85 गिरफ्तार किए गए 85 सैनिकों को निर्वस्त्र करा के इनकी परेड कराई जाती है और इनको मारा पीटा भी जाता है। इनकी ये दुर्दशा देख के, इनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा था, इन सब दृश्य को देख के मेरठ छावनी के जो अन्य सैनिक थे उन्होंने भी बगावत कर दी और इन 85 सैनिकों को मुक्त करा लिया। और 85 सैनिकों को मुक्त कराने के बाद जो मेरठ छावनी के अन्य सैनिकों ने बगावत की थी, उन्हीं सैनिकों ने दिल्ली चलो का आह्वान 10 मई 1857 को दिल्ली चलो का आह्वान किया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आगे फिर आपको मिलेगा दिल्ली चलो आह्वान किया जाएगा फिर आगे, लेकिन जब 1857 के परिप्रेक्ष्य पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था, तो क्या बताएंगे, मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा दिल्ली चलो का आह्वान 10 मई 1857 ईस्वी को किया गया था। ये क्यों करते हैं? चूंकि 85 सैनिकों को ये मुक्त करा लेते हैं और मेरठ छावनी के जो अन्य सैनिक शामिल हो जाते हैं विद्रोह में, वही लोग दिल्ली चलो का आह्वान करते हैं। और आप देखेंगे कि 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों के साथ साथ अन्य स्थानों के सैनिक भी दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना अखिल भारतीय नेता चुनते हैं और बहादुर शाह जफर भी इन विद्रोही सैनिकों का साथ देने के लिए सभी भारतीय राजाओं को पत्र भी लिखते हैं। याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर ने इस 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों का साथ देने की कोशिश की थी। इसको ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह जफर ने। ठीक, लेकिन देखेंगे ये मेरठ छावनी की कमान जनरल हीवेट के हाथ में उस समय थी। जब मेरठ में सैनिकों ने बगावत की थी, उस समय किसके हाथ में कमान थी? जनरल हीवेट के हाथ में मेरठ छावनी की कमान थी। लेकिन ये विद्रोह को रोक पाने में असफल रहता है और मेरठ के सैनिकों को रोकने का अंतिम प्रयास कर्नल फिनिश करता है। ये जो कर्नल फिनिश रहता है, ये मेरठ छावनी की 11वीं रेजिमेंट का इंचार्ज रहता है। जो रेजिमेंट होता है उसको एनआई भी लिखा जाता है, एनआई यानी रेजिमेंट। ठीक, रेजिमेंट को क्या लिखा जाता है? एनआई लिखा जाता है। तो ये जो अंतिम प्रयास कौन करता है मेरठ छावनी के विद्रोही सैनिकों को रोकने का? वो कर्नल फिनिश करता है और ये कर्नल फिनिश 11वीं रेजिमेंट का इंचार्ज रहता है। इस कर्नल फिनिश की हत्या 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा कर दी जाती है। जो विद्रोही सिपाही रहते हैं मेरठ छावनी के 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के द्वारा कर्नल फिनिश की हत्या कर दी जाती है। और आप देखेंगे ये जो मेरठ छावनी के विद्रोहियों ने बगावत की थी, वो किस किस रेजिमेंट से संबंधित थे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरठ छावनी की 7वीं रेजिमेंट, 11वीं रेजिमेंट और 20वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत की थी। यहाँ पे तीनों रेजिमेंट याद रखेंगे कि मेरठ छावनी की 3 रेजिमेंट, 7वीं, 11वीं और 20वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बगावत की थी। और ये जो कर्नल फिनिश की हत्या की गई थी, ये 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा, 20वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा कर्नल फिनिश की हत्या की गई थी। और कर्नल फिनिश 11वीं रेजिमेंट का इंचार्ज था, इसको ध्यान रखेंगे। और जो शुरुआत की गई थी, ये 3री घुड़सवार सेना के द्वारा विद्रोह की शुरुआत मेरठ में की गई थी। देखिए, शुरू जो हुआ था विद्रोह, वो तो 26 फरवरी को ही, 23 जनवरी को ही विद्रोह का शुरुआत हो जाता है। चूंकि ये विद्रोह संगठित रूप नहीं ले पाया रहता है, 23 जनवरी को छिटपुट विद्रोह होता है, फिर 26 जनवरी को भी दबा दिया जाता है और 29 मार्च को जो होता है, ये भी छुटपुट ये विद्रोह हो रहा था, ये संगठित रूप नहीं लिया था। लेकिन 10 मई 1857 को ये विद्रोह संगठित रूप लेता है। इसीलिए ये माना जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। चूँकि मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा ये विद्रोह शुरू किया गया रहता है और ये संगठित रूप कब लेता है? 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह संगठित रूप लेता है। इसीलिए 10 मई को माना जाता है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले
कहाँ पे खबर पहुंची थी, क्या बताएंगे? डमडम छावनी में पहुंची थी और डमडम छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले बगावत भी की थी। ठीक, और देखेंगे कि सुरेंद्र नाथ सेन की एक पुस्तक है 1857। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है 1857। सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी इसी 1857, पुस्तक का नाम है 1857, इस पुस्तक में लिखा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की धूल भरी आंधी के समान क्षणिक था। सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी 1857, पुस्तक का नाम है 1857, इसमें क्या लिखा है? मेरठ का विद्रोह गर्मी की धूल भरी आंधी के समान क्षणिक था। कथन याद रखेंगे जो राइटर्स ने लिखे हैं। और 11 मई की सुबह होने तक मेरठ सहित अन्य स्थानों के जो सैनिक थे वो दिल्ली पहुंच चुके थे और सैनिकों ने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बगावत शुरू की थी। बहादुर शाह जफर ने सभी भारतीय राजाओं को पत्र लिख के 1857 के विद्रोह में शामिल होने का न्योता सबको दिया था, लेकिन सब शामिल नहीं होते इस विद्रोह में। इसके आगे हम देखेंगे कि विद्रोह के मुख्य कौन कौन से केंद्र थे, किसने नेतृत्व किया और किसने दमन किया, इन सभी घटनाओं के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। चूंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, यानी पार्ट 2 1857 के विद्रोह का पार्ट 2 जो होगा, उसमें सभी केंद्रों के बारे में, जिसमें कानपुर, झांसी, लखनऊ, दिल्ली, ये सब जो प्रमुख केंद्र, बिहार हो गए, झांसी, इलाहाबाद, इन सब केंद्रों के बारे में और कौन कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।